हेलो बच्चों। तो बच्चों, आशा करता हूँ यार आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप वैसे ही सीरियस कर रहे होंगे। देखो यार, जेई और जो नीट एस्पिरेंट हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और अपने टाइम को किल नहीं करते। तो आशा करता हूँ आप भी अपने टाइम को किल नहीं कर रहे होगे और आप उसका भरपूर यूज़ कर रहे होगे यार, है ना। हर बार मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ यार कि लाइफ में ना आगे आपको कुछ भी करना है यार, सब कुछ लाइफ में आप कर सकते हो। बस आपको लाइफ में सीखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि आपके पास है 24 आवर्स और आपके जो कंपटीटर हैं, जो बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर करते हैं, और आप जो एस्पिरेंट हो, जो आप अगले सालों में क्लियर करने वाले हो, तो आपके पास, सभी लोगों के पास हैं 24 आवर। उनके पास भी 24 आवर्स थे, आपके पास भी 24 आवर है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कम समय है। लगता है कम समय है, आप समय तो कम हो ही जाएगा ना। तुम्हें थोड़ा सीरियल भी देखना है यार, सास बहू, है ना। और बाकी तुम्हें लड़के होते हैं वो अलग अलग जगह पे अपना टाइम को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं यार, है ना। तो समय आपको लाइफ में हर टाइम, देखो यार, हर चीज़ करने का मौका बार बार मिलेगा, है ना। लेकिन जो ये कैरियर बनाने का समय है ना, ये बार बार नहीं मिलता। ये अभी ही मिल रहा, फिर नहीं मिलेगा। फिर आप बस यही बात कहोगे कि काश मैं उस समय मेहनत कर लेता ना तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता ना तो ऐसा हो जाता। और वो काश नहीं आता भाई, वो काश कभी नहीं आएगा। आपको लगता है ना कि वो काश आ जाएगा या आ जाएगी, तो आप ढूंढते रह जाओ, वो नहीं आने वाला, है ना। तो काश के बस चक्कर में हम समय को बर्बाद करते हैं। तो आशा करता हूँ यार आप काश के चक्कर में ना पड़ के आप प्रेजेंट में पढ़ो, और आपके पास एक ही गोल है कि मुझे जेई या नीट क्रैक करना है। प्रॉब्लम, देखो यार, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको पता है इस दुनिया में प्रॉब्लम्स आने से पहले यार सॉल्यूशन आता है, ऐसा मेरा मानना है। कभी भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं आती। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा। ये अलग बात है कि उस सॉल्यूशन का पता आपको है या नहीं है, ये अलग बात है। धीरे धीरे आपको पता चलता है, तो फिर आपको बाद में लगता है यार कि बेकार ही मैं परेशान हो रहा था, जेई का प्रिपरेशन इतना आसान था, मैं कुछ और ही सोच रहा था, है ना। तो आप कर सकते हो और आपको करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बातें बहुत हुई, बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम काम करें, है ना। तो लास्ट क्लास बेटा हमारा जो लेक्चर जो था वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड था। जो हमने मोल स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसको अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस टॉपिक का नाम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, कंसंट्रेशन और एक वर्ड है सॉल्यूशन। तो पहले तो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तब तो हमें पता चलेगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन तो पता चल जाए भाई, तब तो हम उसका कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं यार सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सिंपल यहाँ पे ध्यान दे, इट इज homogeneous mixture, it is homogeneous mixture of solute and solvent. It is homogeneous mixture of solute and solvent. solute और solvent के homogeneous mixture को हम solution कहते हैं। अब जैसे ये लाइन मैंने लिखा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, और वो आया होगा भी कि भाई सर अभी तो हम यही समझ रहे थे यार सॉल्यूशन क्या होता है, अब एक नया टर्म आ गया सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो हमने शुगर का सिरप लिया, तो ये शुगर सिरप जो है ना, शुगर सिरप ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन एक सॉल्यूशन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें,
कैसे पता हमें चलेगा कि सॉल्यूट कौन है और कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉल्वेंट कौन है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहां पे देखो सॉल्यूट क्या है सबसे पहले, है ना, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्वेंट को समझते हैं। सॉल्वेंट समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक सॉल्यूट को समझ जाओगे। सॉल्वेंट क्या होता है, तो इट डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इट डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, पहला पॉइंट, ठीक है। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या है, तो सोल्यूट हमारा होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, जो घुल जाता है। जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में घुल जाता है उस सब्सटेंस को हम सोल्यूट कहते हैं। तो इट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब ये दोनों लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देकर इस बातों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमने शुगर सिरप लिया है, मैंने क्या किया, शुगर है और हमारा वाटर है। अब इस शुगर और वाटर को मिक्स करके हमने बना दिया, मान लो शुगर सिरप, है ना, शुगर का हमने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब यहां पे आप समझोगे एक चीज, शुगर जो होता है इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, इसका फिजिकल स्टेट होता है बेटा सॉलिड। वाटर जो होता है इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, इसका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड। और जो हमारा शुगर सिरप है इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। तो आपको मैंने बोला सॉल्वेंट कौन होता है, जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड होगा। इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन था, इसका डिसाइडिंग फैक्टर वाटर था। तो वाटर जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा और इस वाटर में डिसॉल्व होने वाला जो सब्सटेंस है शुगर, उसको हम सोल्यूट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। कई बच्चे ऐसे चीजों को याद करते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि भाई सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये गलत स्टेटमेंट है यार, ये गलत धारणा है। सोल्यूट हमारा कौन होता है, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है, तो सॉल्वेंट हमारा मिक्सचर का वो सब्सटेंस होगा जो कि सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगा। जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले सब्सटेंस को सोल्यूट कहते हैं। और इस सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। एक एक लाइन समझो यार, क्योंकि जेई में अगर आपको चीजें समझना है ना तो बेसिक जो बातें होती हैं ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं और आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो। एक एक लाइन का मतलब, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब होता है जब हम दो चीजों को मिक्स करें और मिक्सिंग ऐसे हो कि हर जगह हर कंपोनेंट का कंपोजिशन इक्वल होता है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सचर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होगा, जैसे आप शुगर सिरप आपने बनाया, आप जब इसको पियोगे शरबत, है ना, मान लो आपने पानी को में शुगर डाला, मिक्स कर दिया और आप पी रहे हो। अगर आप पी रहे हो, ऊपर और नीचे बीच में हर जगह एक जैसी मिठास है, तो मिठास एक जैसी है, इसका मतलब क्या है, शुगर जो है ना वाटर में, वो आपका कंप्लीटली और इक्वली मिक्स हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे शुगर ज्यादा है कहीं पे कम है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा अगर होगा तो आपका ये होगा कि कहीं पे आपको ज्यादा मीठा लगेगा, कहीं पे कम मीठा लगेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रो मतलब जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली मिक्स नहीं है। अनइक्वल मिक्सिंग जब करते हो तो अनइक्वल मिक्सिंग को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंस इक्वली मिक्स होते हैं और इस इक्वल मिक्सिंग के बना मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को इक्वली मिक्स करते हैं, जिससे हर जगह सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन इक्वल होता है, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं। और इस सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर का नाम होता है सॉल्यूशन। क्लियर है।
सॉल्वेंट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है और सोलूट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो हमारा सॉल्वेंट में घुल जाता है। आ रहा बात समझ में? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं यार, मान लो आपने सॉल्ट नमक को वाटर के साथ आपने मिक्स कर दिया। अब मैं कहता हूं यहां पे हमारा बन गया सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कहूं तो भाई कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट, क्या आप नहीं बता दोगे? बता दोगे ना यार। कैसे बताओगे? तो आप कहोगे सर सॉल्ट जो होता है ना वो हमारा सॉलिड होता है और वाटर जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है, और सॉल्ट और वाटर का जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड। यानी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को इन दोनों में से किसने सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड किया? तो वाटर ने, क्योंकि वाटर का ही तो फिजिकल स्टेट लिक्विड था। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होने में कंट्रीब्यूशन किसका है? वाटर का। तो वाटर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो वाटर को हम क्या कहेंगे? वाटर को हम कहेंगे सॉल्वेंट, और हमारा सॉल्ट जो होगा वो होगा हमारा सोलूट। ठीक है, आप चीजों को समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जो नोट में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि मान लो जहां पे हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। जैसे मान लो मैंने ए और बी को मिक्स किया और ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है और इससे बना हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको दिया गया है कि ये जो ए है इसका फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड है, और ये जो बी है इसका भी फिजिकल स्टेट जो है वो हमारा लिक्विड है, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो इस केस में सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट लिक्विड होने में कंट्रीब्यूशन दोनों का है, दोनों ही डिसाइड कर रहा कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। तो इस केस में हम कैसे बताएं कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूट होगा? यहीं पे आप वो यूज करोगे कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, 9th 10th में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है यार आपने? तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो हमारा सोलूट होगा। जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा हम ये मानेंगे कि कम वाले क्वांटिटी वाले सब्सटेंस को उसने अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, और जो डिसॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व होता है उसको हम सोलूट कहते हैं। तो इस केस में हम दो केस बनेगा। केस 1, if quantity of A is greater than मान लो क्वांटिटी ऑफ B, अगर A की क्वांटिटी B की क्वांटिटी से ज्यादा है तो उस केस में हम A को बोलेंगे सॉल्वेंट और B को हम बोलेंगे सोलूट। समझ में आ रहा? आपको चीजें क्या समझ में आ रही है बेटा? केस 2 क्या होगा? अगर मान लो इफ क्वांटिटी ऑफ B जो है वो हमारा A के क्वांटिटी से अगर ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ A, तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में B हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और A हो जाएगा हमारा सोलूट। यानी इस कंडीशन में सोलूट और सॉल्वेंट कौन होगा ये डिसाइड होगा क्वांटिटी से। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोलूट होगा। लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया, यहां पे आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, क्वांटिटी से हमें मतलब नहीं है। क्वांटिटी पे हम कब आएंगे? क्वांटिटी पे हम कब आएंगे? जब हम फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सोलूट है, तब हम क्वांटिटी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सोलूट होगा। तो ये था सॉल्यूशन की बात। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, है ना? एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक कंपोनेंट होता है सोलूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, और इसी का जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है
इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमने हर चीज़ों को समझा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा। तो अगर हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली मिक्स हो, जैसे मान लो अगर हम बात करें, अगर आप शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दो, शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दो, क्या होगा? आप कभी मिक्स करके देखो घर में, क्या होगा? जब भी आप शुगर और सॉल्ट को मिक्स करोगे ना, तो आप बच्चे एक चीज देखोगे कि कहीं पे शुगर ज्यादा होगा, कहीं पे सॉल्ट ज्यादा होगा, कहीं पे आपको नमकीन बहुत ज्यादा लगेगा, कहीं पे आपको मीठा बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वली मिक्स नहीं है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाता। हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे? तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, और सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो इस बेसिस पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान लेंगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब फिर मैंने कहा कि अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, तो क्या करेंगे हम? तो उस केस में हम क्वांटिटी के बेसिस पे देखेंगे कि कौन हमारा सॉल्यूट होगा और कौन हमारा सॉल्वेंट होगा। तो इस चैप्टर में मैंने देखो, हम पढ़ने वाले सॉल्यूशन के बारे में नहीं है डिटेल में। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमारा मूल कॉन्सेप्ट चल रहा। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, उससे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में जानना जरूरी था। इसलिए मैंने क्या किया? इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में आइडिया दिया। अब हम आते हैं कौन से टॉपिक, जो हमारा टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का जब हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, हम कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन समझ गए? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, पहले ये हम समझेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिंपल, ये रेशियो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? मैं अभी लिखता हूं, मैं आपको ये मैंने फॉर्मूला वाइज आपको बताया, अब मैं डेफिनेशन वाइज बताता हूं, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज amount of solute with respect to amount of solvent या solution, amount of solvent या solution। यहाँ देखो यार, दैनिक लाइफ में ना, डेली लाइफ में आप बहुत सारे सॉल्यूशन का यूज करते हो यार, बहुत सारे सॉल्यूशन, घोल आपने देखा होगा, ढेर सारा सॉल्यूशन आप पढ़ते हो। मतलब हर जगह आप डेली लाइफ में देखोगे तो कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे होते हैं? सॉल्यूशन का यूज कर रहे होते हैं। तो वो सॉल्यूशन बनता कैसे है? उसके लिए हमें जरूरत होता है उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए डेंजरस होगा, कौन सा सॉल्यूशन, मान लो किसी चीज को चूहे मारने की दवा बनानी है, उसका भी एक कंसंट्रेशन का लेवल होता है ना। तो किसी भी मेडिसिन या हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें हमें कंसंट्रेशन का बहुत यूज़ है। तो हम डेली लाइफ पे नहीं जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। तो एक सॉल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट को डिसॉल्व करता है कौन? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का अमाउंट कितना है किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। इसी रेशियो को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें आप कहोगे सर अमाउंट का मतलब मैं क्या समझूं? तो सिंपल आपको देखना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट
या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ मास, मोल और वॉल्यूम। तो सोलूट और सॉल्वेंट का, सोलूट हो, सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, इसका जो अमाउंट है हम मास, मोल, वॉल्यूम किसी के टर्म्स में ले सकते हैं। यही रीजन है कि डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लो हमने सोलूट का मास ले लिया, ठीक है, और हमने सॉल्यूशन का भी मास ले लिया यार, तो इस कंसंट्रेशन का नाम अलग होगा। हमने सोलूट का मास ले लिया, हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया, ये कंसंट्रेशन का नाम कुछ अलग होगा। हमने सोलूट का मान लो मोल ले लिया, हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया, इस कंसंट्रेशन का नाम अलग होगा। समझ रहे हो ना बातें मेरी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो हमने सोलूट का मास ले लिया, हमने सॉल्वेंट का मास ले लिया, सोलूट का हमने मोल लिया और सॉल्वेंट का क्या ले लिया? मास। तो हम सोलूट और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं। किस किस फॉर्म में ले सकते हैं? तो मास के फॉर्म में ले सकते हैं, मोल के फॉर्म में ले सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में ले सकते हैं। और इस तरह से हमें कंसंट्रेशन के अलग अलग यूनिट मिलेंगे, जैसे सोलूट का मास, सॉल्यूशन का मास, सोलूट का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अलग अलग जब हम चीजों को लेंगे तो हमें अलग अलग तरह के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहां पे चीजें देखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज। अब देखो दो कैटेगरीज में कौन? तो एक होगा हमारा मास रिलेटेड कंसंट्रेशन, दूसरा होगा हमारा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन। जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है उन सारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी को हम कहेंगे मास रिलेटेड कंसंट्रेशन और दूसरी कैटेगरी को हम कहेंगे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन। अब आप मुझसे कहोगे सर मास और वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है यार, मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मास जो होता है वो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यानी जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन होते हैं ना वो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर चेंज भी करेंगे तब भी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और इसलिए जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होगा मास रिलेटेड, यानी मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, और जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूं। मास रिलेटेड कंसंट्रेशन कौन सा होगा ये हम वन बाई वन पढ़ेंगे। परसेंटेज W बाई W, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन कौन सा होगा? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ग्राम पर लीटर एक्सेट्रा। तो जितने भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है यार, उन सारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैंने डिवाइड करके इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि मान लो परसेंटेज W बाई W का वैल्यू सपोज 2 है, परसेंटेज W बाई W का वैल्यू 2 है एट 300 केल्विन। तो बताओ 400 केल्विन पे परसेंटेज W बाई W का वैल्यू 2 होगा या 2 से अलग कोई वैल्यू होगी? तो आपको पता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो 300 केल्विन हो, 400 केल्विन हो या 1000 केल्विन हो, परसेंटेज W बाई W की वैल्यू चेंज
नहीं होगी। अगर किसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू अगर मान लो परसेंटेज W/V का वैल्यू सपोज 20 है एट 300 केल्विन, तो 400 केल्विन पे 20 वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसेंटेज W/V जो होता है ये हमारा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के चेंज करने से इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने देखा। कंसंट्रेशन ऑफ किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का यही मतलब हुआ कि हम सोल्यूट के अमाउंट को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सोल्यूट कितना है। जैसे मान लो सपोज हम अगर एयर में पॉल्यूशन ही काउंट करते हैं, मान लो हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देख रहे हैं एयर में, तो एयर भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो एक तरह से ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में मान लो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें लेवल देखना है कि क्या इस एयर में हम सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम CO का लेवल देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एयर। टोटल एयर में CO का कितना वैल्यू है ना। तो ये कंसंट्रेशन इसलिए हमारे लिए यूजफुल होता है। कंसंट्रेशन बेसिकली ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी जो सोल्यूट हमारा है वो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो कोई एसिड है, अगर मान लो मैं थोड़ा सा एसिड को बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट में डाल दूं, समुद्र में ही मान लो आप जाकर एसिड को डाल दो, तो क्या समुद्र का पानी आपको जले आएगा क्या? आपके बॉडी को जला देगा क्या? नहीं जलाएगा। क्यों नहीं जलाएगा? क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी है और इतने सारे सॉल्वेंट में थोड़ा सा आपने एसिड डाला, यानी कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होगा। अगर सोल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जो रेशियो है ये कम होगा, यानी उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो वो एसिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक ड्रॉप पानी में उसी एसिड को डाल दूं तो सॉल्वेंट का अमाउंट आपने कम कर दिया, सोल्यूट का अमाउंट तो वही है, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका ज़्यादा है। अब वो क्या बता रहा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है मतलब क्या बता रहा? वो आपको ये बता रहा कि इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ppm में लेवल देखते हैं, तो अगर CO का लेवल ज़्यादा है मतलब CO का अमाउंट ज़्यादा है, और CO का अमाउंट ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन में CO अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, और CO का इफेक्ट अगर डेंजरस है तो इसका मतलब वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का यूज़ हमारे डेली लाइफ में क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसीलिए हमें सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने की ज़रूरत होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम बेसिकली इसीलिए निकालते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई सॉल्यूशन हमारे लिए सही है या नहीं है। किस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएं जो हमारे लिए डेंजरस नहीं हो, या किसी मान लो एनिमल्स को या किसी भी चीज़ को हमें मारना है तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन का क्या लेवल होना चाहिए ना। तो इन सभी के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें बहुत डिटेल नहीं जाना कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम दवा कैसे बनाते हैं, हमें बस समझना है सॉल्यूशन क्या है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इफेक्ट ऑफ सोल्यूट भी ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लो होगा इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा तो इफेक्ट ऑफ सोल्यूट भी हमारा कम होगा। समझ रहे हो ना। यानी नोट में मैं कुछ बातें क्या लिख सकता हूं, नोट में मैं पॉइंट्स लिख सकता हूं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हाई, अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा हाई है। अमाउंट ऑफ, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो अगर हमारा सोल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा है इसका मतलब ही यही हुआ कि सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा। और सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ बताओ?
सोलूट का अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? तो सोलूट का अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब हुआ इफेक्ट ऑफ सोलूट भी हमारा ज़्यादा होगा। अगर सोलूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर मैं कहूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लो, अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब है यार कि सोलूट का अमाउंट कम है, अमाउंट ऑफ रिलेटिव मैं बात कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ सोलूट लो होगा, और लो होगा इसका मतलब इफेक्ट ऑफ सोलूट भी जो होगा वो हमारा लो होगा। यानी सोलूट हम जो भी डाल रहे हैं उसका इफेक्ट कम होगा। जैसे मान लो आपने शुगर को वाटर में डाल दिया और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, मतलब शुगर का क्वांटिटी लो है, और शुगर की क्वांटिटी लो है मतलब शुगर का इफेक्ट लो होगा। शुगर का इफेक्ट कैसा होता है? वो मिठास को बढ़ाता है। तो अगर उसका क्वांटिटी कम है तो वो कम मीठा लगेगा। अगर मान लो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हमने बनाया और उसमें हमने कंसंट्रेशन को हाई रखा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में शुगर जो सोलूट है उसका अमाउंट ज़्यादा है, और अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। और उसका इफेक्ट क्या है? शुगर का इफेक्ट क्या होता है? शुगर क्या कर रहा? मिठास को बढ़ा रहा, मतलब वो सॉल्यूशन हमें ज़्यादा मीठा लगेगा। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा इस तरह से हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई लो होने का मतलब क्या हुआ? और सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रहे थे? क्योंकि जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर, मास टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी टेम्परेचर चेंज करने से इन सब की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम रिलेटेड है इनका वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा। ये हो गई बेसिक बात। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझो स्टार्ट करने से पहले बेटा इतनी सारी चीजें आपको बताई ताकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के रिलेटेड आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो, जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझने और उसके अप्लाई करने में आपको हेल्प मिले। अब चलो हम वन बाय वन सारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं यार। तो हम लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं बेटा? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है सोलूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। अब आपको पता है सोलूट और सॉल्वेंट का अमाउंट हम मास मोल वॉल्यूम के फॉर्म में ले सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में लोगे तो अलग अलग हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज बाई मास सॉल्यूशन। परसेंटेज W बाई W को ही क्या कहा जाता है? परसेंटेज बाई मास। अब देखो आपको पता है कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो उसमें हम देखेंगे क्या? कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो उसमें हम देखेंगे क्या? हम क्या देखेंगे? एक ही चीज, सोलूट का अमाउंट किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, यही तो देखने वाले हैं। तो यहां भी वही चीज होगा। अब परसेंटेज W बाई W क्या होता है? इट इज मास ऑफ सोलूट, इट इज मास ऑफ सोलूट, इट इज मास ऑफ सोलूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सोलूट का जो मास होगा उसको हम कहेंगे परसेंटेज W बाई W। अब इससे भी एक वही चीज पता चल रहा, ये भी देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अलग अलग यूनिट है, लेकिन हर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यही बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई है, मतलब सोलूट का अमाउंट ज्यादा है। सोलूट का अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोलूट का अमाउंट ज्यादा है, 120 है, तो कंसंट्रेशन का वैल्यू हाई हो गया। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सोलूट का अमाउंट मान लो 1 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लो हो गया। लो होने का मतलब सोलूट का अमाउंट कम है, सोलूट का अमाउंट कम है मतलब उसका इफेक्ट कम होगा, है ना। अब देखो ये हुआ हमारा डेफिनीशन परसेंटेज W बाई W का। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला सिंपल होगा, मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन एक लाइन में हमें क्या याद रखना है?
परसेंटेज W बाई W के रिगार्डिंग एक लाइन में हमें क्या याद रखना है, तो परसेंटेज W बाई W सिंपल होता है सोल्यूट का मास इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मास होगा उसी को हम परसेंटेज W बाई W कहते हैं, है ना। अब जैसे इस पे मैं क्वेश्चन देता हूं और फिर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लो 2 moles of NaOH is dissolved in 220 gram of water to make a solution। कहा जा रहा आपसे फाइंड द परसेंटेज W बाई W ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो परसेंटेज W बाई W क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अलग अलग यूनिट होता है, जिसमें हमने एक देखा परसेंटेज W बाई W, ठीक है। अब ये दिया गया है, अब आपको क्या क्वेश्चन बनाते समय क्या ध्यान रखना है, हमें जब भी परसेंटेज W बाई W निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, हमें चाहिए सोल्यूट का मास और हमें चाहिए सॉल्यूशन का मास। क्यों, अगर हमें सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास निकल गया तो हम परसेंटेज W बाई W निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, 2 moles of NaOH is dissolved in 220 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट, और NaOH क्या है हमारा, सोल्यूट। ऐसे भी यार वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबको पता होगा। वाटर हमारा क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया गया हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं किया जा रहा, तो ये अंडरस्टूड है कि हम वाटर को सॉल्वेंट लेंगे, है ना। अब चलो, आपको सोल्यूट का मोल दिया गया है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में यार मोल से मास निकालना बताया है। मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो ये होता है मोल इनटू मोलर मास। मोल इनटू मोलर मास, मोल कितना, 2। मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 होगा। मोलर मास 40, तो NaOH का मास आ गया 80 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है। अब आप खुद ही बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास 80 है, सॉल्वेंट का मास 220 है, सॉल्यूशन का मास हो गया 300 ग्राम। अब जैसे ही सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास निकल गया तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे यार, परसेंटेज W बाई W क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास कितना, 80, सॉल्यूशन का मास कितना, 300 इंटू 100, ये हमारा हो गया 26.67%। अब परसेंटेज W बाई W जो 26.67% आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका सिंपल मतलब है जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है। परसेंटेज W बाई W क्या बताता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना होगा। तो अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा तो उसमें सोल्यूट कितना होगा, 26.67 ग्राम। परसेंटेज W बाई W का वैल्यू अगर 26.67 आ रहा, इसका यही इंटरप्रेशन है, इंटरप्रेट आप कर सकते हो कि इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, देन मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, ये हमारा होगा 26.67 ग्राम। इसका मतलब हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट हमारा 26.67 ग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, और परसेंटेज W बाई W का जो वैल्यू आ रहा उससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो वो भी मैंने बताया। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम दूसरे यूनिट के तरफ मूव करेंगे, है ना। अगले यूनिट की तरफ हम मूव कर जाएंगे, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ 2 moles of
CaCO3 is dissolved in water, यहाँ पे NaOH ही ले लो और यहाँ पे आप 5 मोल्स ले लो, ठीक है। टू मेक ए सॉल्यूशन, टू मेक ए 3 लीटर सॉल्यूशन of density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। चलो और बेटर होगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन को खुद से बना रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समय दोगे। यहाँ पे ले लेते हैं यार कुछ 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा फाइंड द परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है यार, लेकिन हमें मेन बातें याद रखनी है। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप चीज़ों को ना मेन चीज़ें याद रखो। जब भी हमें परसेंटेज W बाई W निकालना है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोलूट का मास, और हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन का मास। क्यों? जब सोलूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे? डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सोलूट के मास के लिए सोलूट का मोल दिया गया तो मास निकाल लेंगे। मास ऑफ सोलूट क्या होता है? मोल इनटू मोलर मास, और ये आ गया हमारा 200 ग्राम। अब हमें चाहिए यार सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास के लिए हमें डाटा क्या दिया गया है? तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। तो क्या हम यूज कर सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर है। 10 लीटर को आप 10,000 है ना मिलीलीटर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर बड़ा हो रहा तो आप इसको 1 लीटर भी ले सकते हो यार। 1 लीटर ले लो, ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा 1 लीटर को हम 1000 ml कर सकते हैं ना यार। 1 लीटर को हम 1000 ml कर सकते हैं। अब ये देखो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा आ गया 1300 ग्राम। बस सॉल्व कर लो। 10 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लीटर होता तो क्या फर्क पड़ता? आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत लो आ जाता है, इसलिए मैंने इसको 1 लीटर कर दिया। ऐसा मत सोचना वो 10 लीटर होता तो क्वेश्चन गलत होता, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अब देखो परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन क्या होगा? परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सोलूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोलूट का मास 200 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 1300 ग्राम इनटू 100, ये हमारा आ गया 200 बाई 13। तो आप देख सकते हो परसेंटेज W बाई W का वैल्यू आ गया 1538 कुछ इतना आ रहा, ठीक है। अब ये 15.38% जो आ रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बताया इसका यही मतलब हुआ कि इफ मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है, देन सोलूट का मास कितना होगा? देन मास ऑफ सोलूट जो होगा हमारा वो होगा 15.38 ग्राम। तो परसेंटेज W बाई W का वैल्यू जो है 15.38, इसका यही मतलब हुआ बेटा। ये मतलब आप समझना जरूरी है, क्योंकि इससे कहते हो ना कि सर जेई में हमसे क्वेश्चन जो है ना वो फास्ट नहीं बनता। तो क्वेश्चन फास्ट नहीं बनने का रीजन ही यही है कि आप ना बेसिक कॉन्सेप्ट को याद समझते नहीं हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला भी याद है, लेकिन ये क्या बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर सोलूट का मास 20 ग्राम है तो हम कहेंगे 20% हुआ
परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोलूट का मास अगर 15 ग्राम है तो हम कहेंगे परसेंटेज W बाई W जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 15% होगा। अगर मान लो परसेंटेज W बाई W सॉल्यूशन का वैल्यू अगर हमारा 30 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ कि अगर हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सोलूट का मास 30 ग्राम होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है? परसेंटेज W बाई V सॉल्यूशन, और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इसको कहते हैं। अब इसका पहले डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, जैसे पिछले वाले में ही देखो परसेंटेज W बाई W वाले में देखो, इसमें भी क्या किया आपने? सोलूट के अमाउंट को आपने किसके रेस्पेक्ट में देखा? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखा। तो कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो उसका मतलब तो यही है कि अमाउंट ऑफ सोलूट विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। यानी जब भी हम सोलूट के अमाउंट को बेटा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे भी यही कहते हैं, लेकिन इसका देखो, इसका W बाई V का मतलब क्या हुआ तो समझ सकते हो। ऊपर वाला टर्म तो सोलूट होता है, नीचे वाला सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, ये क्या होता है? इट इज मास ऑफ सोलूट, इट इज मास ऑफ सोलूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सोलूट का मास जो होता है ग्राम में, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज W बाई V सॉल्यूशन। यानी परसेंटेज W बाई V सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ सोलूट। मास ऑफ सोलूट किस में लेना है यार? ग्राम में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है? मिलीलीटर में, इनटू 100। यानी 100 ml सॉल्यूशन में सोलूट का जो मास होगा उसी को हम परसेंटेज W बाई V कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कह रहा हूं डेफिनेशन का क्या मतलब है पहले वो समझो। अगर मैं कह रहा हूं परसेंटेज W बाई V का वैल्यू अगर मान लो 20 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ सोलूट इज इक्वल टू 20 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। 20% अगर परसेंटेज W बाई V है, परसेंटेज W बाई V की वैल्यू बेटा अगर हमारा 20 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो 100 ml सॉल्यूशन में सोलूट का मास कितना होगा? 20 ग्राम। जैसे मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल दूं, अगर हमने दे दिया मान लो परसेंटेज W बाई V का वैल्यू सपोज हमारा 15 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ सोलूट हमारा होगा 15 ग्राम, लेकिन ये सोलूट का मास 15 ग्राम किस में होगा? तो 100 ml सॉल्यूशन में होगा। तो इसी को हम कहते हैं परसेंटेज W बाई V सॉल्यूशन। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं यार। हमें दिया गया है मान लो 5 moles of H2SO4 is dissolved in 1010 gram of water to make a solution of density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कह रहा फाइंड द परसेंटेज W बाई W एंड W बाई V सॉल्यूशन। अब हमने दोनों पढ़ लिया ना यार, तो हम दोनों निकालेंगे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों निकालना है। अब देखो क्या करोगे यार, W बाई W के लिए हमें चाहिए सोलूट का मास
और सॉल्यूशन का मास। W/V के लिए चाहिए हमें सोलूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो चलो सबसे पहले तो सोलूट का मोल दिया गया है तो मास निकाल लेते हैं ना। मास ऑफ सोलूट यानी मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास, और ये आ गया हमारा 490 ग्राम। ठीक है, सोलूट का मास निकाल लिया हमने। सॉल्वेंट का मास दिया गया है यार, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास जो है वो हमें गिवन है कितना, 1010 ग्राम। अब आपको पता है एक सॉल्यूशन में कौन कौन होता है यार, एक सॉल्यूशन में होता है सोलूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम सोलूट और सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड कर दें, एक सॉल्यूशन में कौन होता है बेटा, एक सॉल्यूशन में होता है सोलूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम सोलूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास। और सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 1500 ग्राम। तो सोलूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। तो बहुत ऑब्वियस है, आप परसेंटेज W/W निकाल लोगे। लेकिन W/V के लिए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास हमने निकाल लिया और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा यार, वॉल्यूम निकल जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास था 1500 ग्राम और डेंसिटी था सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1200 मिलीलीटर, जिसको 1200 मिलीलीटर। अब देखो अब सब निकलता जाएगा। अब मैं कहूँ परसेंटेज W/W क्या होगा, तो आप कहोगे सर W/W तो होता है मास ऑफ सोलूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोलूट का मास आया था 490, सॉल्यूशन का मास आया था 1500 इनटू 100। तो आप इसको देख सकते हो, ये हमारा परसेंटेज W/W कितना आ गया, ये हमारा आ गया यार 98/3 यानी 32.67%। अब मैं आपको हर बार इंटरप्रिटेशन बताता हूं यार, इस परसेंटेज W/W वैल्यू को देखकर आप क्या इंटरप्रेट करोगे, तो आप कहोगे इफ मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा अगर 100 ग्राम है, देन W/W यही बताता है कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो मास ऑफ सोलूट कितना होगा, मास ऑफ सोलूट होगा हमारा 32.67 ग्राम। ये मतलब हुआ परसेंटेज W/W का, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं यार परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V क्या होता है, मास ऑफ सोलूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। सोलूट का मास कितना था 490 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया 1200 इनटू 100। ठीक है, अब देखो यार परसेंटेज W/V जो है वो हमारा कितना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 245/6 जो कि आ गया 40.83 कुछ इतना। अब यहाँ पे देखो अगर हमारा परसेंटेज W/V का वैल्यू 40.83% आया तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इस रिजल्ट से आप क्या समझने की कोशिश करोगे। तो इस रिजल्ट से हम सिंपल समझ सकते हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा 100 ml है, देन अगर 100 ml सॉल्यूशन है, देन मास ऑफ सोलूट कितना होगा, मास ऑफ सोलूट हमारा होगा 40.83 ग्राम। इस रिजल्ट का ये मतलब होगा, क्या आप मेरी बातों है समझ पा रहे हो। परसेंटेज W/W हमें बताता है सोलूट का मास कब, सोलूट का मास इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज W/V का, तो परसेंटेज W/V हमें ये बताता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो उसमें सोलूट का मास कितना होगा। ये था परसेंटेज मास बाई मास और परसेंटेज W/W। अब ध्यान दो, W/W और W/V दोनों हमने देख लिया। अब यहाँ पे नोट में एक चीज ध्यान रखोगे जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहली बात, परसेंटेज
W/V सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई परसेंटेज W/W जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। यानी अगर डेंसिटी पता है, परसेंटेज W/W पता है, तो हम इजीली W/V निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से लेकर आ गए? तो देखो यार सिंपल सा है, मैंने बोला W/V सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई परसेंटेज W/W सॉल्यूशन। तो आप बताओ W/V क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज W/W सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है हमारा परसेंटेज W/W। अब आप खुद देखो, मास ऑफ सोल्यूट कैंसिल, 100 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, नीचे चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगा किसमें? ग्राम पर मिलीलीटर में। तो ये रिजल्ट ऐसा नहीं है मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया हो, ऐसी बात नहीं है। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। यानी जो हमें डाटा दिया गया था उसी डाटा के बेसिस पे हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, सपोज एक सॉल्यूशन मान लो दिया गया है NaOH प्लस वाटर और ये बना सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मान लो दिया गया है परसेंटेज W/W, हमें सपोज दिया गया है 30। परसेंटेज W/V जो है वो हमें दिया गया है 36। और आपसे पूछा जा रहा मान लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या आप इजीली निकाल सकते हो ना यार? हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है परसेंटेज W/V डिवाइडेड बाई परसेंटेज W/W। W/V हमारा 36 है, W/W 30 है, तो ये आ जाएगा 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर आ गया। यानी आपको ये दिया गया होगा परसेंटेज W/W और W/V, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? उससे आप इजीली डेंसिटी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, सपोज मान लो हमारा एक NaCl है, वाटर है, और हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का मान लो हमें क्या दिया गया है? इस सॉल्यूशन का हमें सपोज मान लो दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है मान लो 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। डेंसिटी दिया गया है, परसेंटेज W/W मान लो हमें दिया गया है कुछ 30, और आपसे पूछा जा रहा परसेंटेज W/V निकालो। तो आप निकाल सकते हो इन तीनों को रिलेट। मैं बेसिकली ये बताया कि आप इन तीनों को रिलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। कोई भी दो दिया हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में देख लो, परसेंटेज W/V हमारा क्या होगा? परसेंटेज W/V होता है परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ देखो W/W 30 है, डेंसिटी हमारा 1.1 है, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। समझ में आ रहा? अब जैसे मान लो मैंने जो पिछले बार क्वेश्चन दिया वैसा ही क्वेश्चन देता हूँ, अब इसका तुम जवाब देना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, सपोज क्या दिया? मैंने दिया यार 10 मोल्स ऑफ NaOH is dissolved in 1100 gram of water to make a solution of density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये दिया गया हमें
10 moles of NaOH is dissolved in 1100 gram of water to make a solution of density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। आपसे कहा जा रहा परसेंटेज W बाई W एंड परसेंटेज W बाई V निकालो। अब एक तरीका तो ये है यार कि हम दोनों को निकाल कर सॉल्व कर ले चीज़ों को। जैसे मान लो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता ही है। एक तरीका मेथड 1 क्या हुआ, मैं आपको इस फॉर्मूला का यूज बता रहा हूं कि कैसे आप यूज कर सकते हो। एक तरीका हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। पहले तो सोलूट का मास निकाल लो। मास ऑफ सोलूट कितना हुआ, मोल इनटू मोलर मास, ये हो गया 40 ग्राम, ठीक है, सॉरी 400 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है सोलूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सोलूट हमारा 400, सॉल्वेंट हमारा 1100, ये आ गया 1500 ग्राम। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज W बाई W। ये क्या होता है, मास ऑफ सोलूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। सोलूट का मास 400 है, सॉल्यूशन का मास 1500 है, इनटू 100। तो आप इसको देख सकते हो, ये हमारा कितना आ गया 26.67%, ठीक है। अब चलो मैंने बोला परसेंटेज W बाई V क्या होता है, परसेंटेज W बाई V होता है परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। W बाई W हमारा आया था 80/3 और इसी 80/3 का वैल्यू 26.67 होगा। तो 80/3 आया। डेंसिटी हमें दिया गया है 1.25, तो ये हमारा कितना आ गया 1000/3, यानी आ गया, सॉरी 1000 नहीं 100/3, और ये आ गया हमारा 33.33%। ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कब, जब हमें ये रिलेशन पता है तो हम इस रिलेशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर मान लो ये रिलेशन नहीं पता होता तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, फिर वही कहानी। सोलूट का मास क्या होता, सोलूट का मास आप कहते मोल इनटू मोलर मास 400 ग्राम। फिर आप निकालते सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास क्या होता, सोलूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास 1100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा 1500 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास है 1500, डेंसिटी है 1.25, ये हमारा आ गया 1200 मिलीलीटर। अब वॉल्यूम निकल गया, मास ऑफ सोलूट निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो हम सब निकाल सकते हैं। परसेंटेज W बाई W क्या होगा, परसेंटेज W बाई W होगा मास ऑफ सोलूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोलूट का मास कितना 400, सॉल्यूशन का मास कितना 1500 इनटू 100, ये हमारा आ गया कुछ 26.67%, ठीक है। दूसरा परसेंटेज W बाई V क्या होता है, ये होता है हमारा मास ऑफ सोलूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। सोलूट का मास ग्राम में कितना है 400, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना है 1200 इनटू 100, ये आप देख सकते हो कितना आ गया 100/3, जो कि आ गया 33.33%। तो दोनों ही तरीका, या तो हम W बाई W निकालें और W बाई W से डेंसिटी का रिलेशन पता है, डायरेक्ट W बाई V निकल जाएगा, या एक तरीका है कि हम W बाई W तो निकाल लें, वॉल्यूम निकालें और फिर हम W बाई V का फॉर्मूला लगाकर W बाई V निकाल लें। दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों ही एक ही चीज है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले से ही तो डेंसिटी का रिलेशन आ रहा। तो अलग अलग निकाल सकते हैं, जहां जैसा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। जब भी हमें इन तीनों को डायरेक्ट रिलेट करना हो, W बाई W, W बाई V और डेंसिटी को, तो हम हमेशा इसी का यूज करने वाले हैं। क्या ये बातें समझ में आई? अगर आई है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। तो चलो यार, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं यार। नेक्स्ट क्लास में आपको कहानी बता दूं, अगले क्लास हम क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर हम देखेंगे मोलैलिटी, और सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम जाएगा वो जाएगा हमारा मोलैरिटी पे। तो हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे, और इन तीनों को देखने के बाद
फिर हम देखेंगे मोलैरिटी। तो अगले क्लास में हम यही चीज देखने वाले हैं। यस, आज की क्लास में बेटा कुछ भी डाउट हो, मैंने अपनी तरफ से यार बहुत ही डिटेल में और प्यारे तरीके से आपको सॉल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन का मतलब और वो निकालते कैसे ये हमने बताया। अगली क्लास में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।